जो पढ़ाई का तरीका है इलाहाबाद में देख रहा हूँ, यहाँ पे 90% बच्चे जो है गलत तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। 10 घंटे 12 घंटे और 15 घंटे पढ़ने के बाद भी जो है उनको सफलता नहीं मिलती है। कि मेरी 5वीं नौकरी है, मैं कभी बैठा नहीं रहा। मेरा एजुकेशन जैसे ही पूर्ण हुआ मुझे तुरंत नौकरी मिल गई। मैं तो आज भी कहता हूँ कि मैं आज भी ये पीसीएस की नौकरी छोड़ के फिर मैं नई नौकरी जब चाहूँ ले लूँगा। इतनी क्षमता जो है मेरे अंदर है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हमारे साथ वीरेंद्र प्रताप सर है, जिनका जीआईसी प्रिंसिपल की पोस्ट पर चयन हुआ। तो अभी हम सर से बात करेंगे, इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। और आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन रहता है कि जो पीसीएस की बुक लिस्ट होती है उसके बारे में आप बात करिए, जो पीसीएस के टॉपर हैं। तो आज के इस वीडियो में उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। सर सबसे पहले तो आपको, जो हमारे व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए धन्यवाद, सभी लोगों को धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। जी सर। सर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन तो यही रहेगा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? मेरा जो हाईएस्ट एजुकेशन बैकग्राउंड है उसमें मैंने स्नातकोत्तर कर रखा है ज्योग्राफी से, और मेरा बीएड है, और ज्योग्राफी से मेरा नेट भी है। जी सर। सर आपके इस जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? और तो 2002 में जो मेरा पहला चयन हुआ था, ये आपका जो है कनिष्ठ सहायक के पद पे हथकरघा उद्योग लखनऊ में हुआ था, जिसको मैंने ज्वाइन नहीं किया था, कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। उसके बाद 2001 में परीक्षा कराई गई थी समोगा की, जिसमें उसमें भी मेरा एक पद पे चयन हुआ था, जो कि प्रयोगशाला सहायक का पद था। और आपका इलाहाबाद में एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फाफामऊ में, जो एसबीएम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, तो वहाँ पे मैं 2001 की परीक्षा में, जो कि समूह की परीक्षा थी, उसमें मैंने जो है सफलता प्राप्त की थी, जिसमें मैंने 2004 में उसमें मैंने अपना जो है पदभार ग्रहण किया था, और लगभग 2 साल की सेवा मैंने उसमें दी थी। उसके बाद 2004 में विशिष्ट बीटीसी का पद आया था बेसिक एजुकेशन में, तो मैंने जो है विशिष्ट बीटीसी के थ्रू जो है सहायक अध्यापक के पद पे जो है 2006 में कार्यभार ग्रहण किया था। और यह सेवा मैं लगभग 2017 तक लगातार मतलब इसमें सेवा देता रहा। और 2017 में, उससे पहले मैं एक परीक्षा दिया था लोक सेवा आयोग की परीक्षा डायट प्रवक्ता के लिए। इसमें 2016 में मेरा चयन हुआ, और 2016 में चयन के पश्चात मैं 2017 में उसमें जो है अपना पदभार ग्रहण किया था। लेकिन बीच में चूँकि मेरा टारगेट जो है सिविल सेवा में जाना था, तो मैं लगातार पीसीएस की परीक्षाएं देते रहा। उसमें समीक्षा अधिकारी का भी मैं 2 बार मेंस दिया, आपका लोअर सबऑर्डिनेट का भी 2-3 बार मेंस दिया, पीसीएस का भी मैंने जो है कई बार ट्राई किया, 4-5 बार मुख्य परीक्षा में मैं सम्मिलित हुआ उसमें जो है। और अंततः जो फाइनल सफलता मिली मुझे, अंतिम रूप से सफलता मिली, वह 2021 की परीक्षा में जो है मुझे सफलता मिली। और मैं पीसीएस में पीईएस कैडर में जो है मुझे शैक्षिक संवर्ग प्राप्त हुआ, जिसमें मुझे जो पोस्ट मिली थी वो जीआईसी प्रिंसिपल की पद, मतलब जीआईसी प्रिंसिपल का पोस्ट जो है मुझे प्राप्त हुआ। सर आज का टाइम इतना है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि बच्चे बहुत सारी तैयारी करें, लेकिन कहीं ना कहीं असफलताओं का सामना उन लोग को करना पड़ रहा है। तो आप शुरुआत से बहुत टाइम पहले से जो है अपनी तैयारी कर रहे थे, और कहीं ना कहीं आपको अलग अलग पद पर आपको कार्य करने का मौका मिला। तो इतनी सारी सफलताओं का राज क्या रहा है सर? और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी हम टारगेट निश्चित कर रहे हैं, जो भी हम लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, उसके प्रति जो है समर्पण का भाव होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है इसमें एक कठिन परिश्रम की क्षमता होनी चाहिए, और पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। अगर हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है तो हम आधी जंग तो वैसे ही जीत लेंगे। मतलब हमारे अंदर अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो कोई मतलब नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए, क्योंकि जैसे ही नकारात्मक विचार हमारे अंदर आएंगे तो हम आंशिक रूप से वहीं असफल हो जाते हैं। तो पहली बात कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। कभी नहीं शब्द जो है दिमाग में आना ही नहीं चाहिए कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि आज भी मेरा मानना है, भले ही कंपटीशन का दौर है, लेकिन आज भी मेरा मानना है कि यदि हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं, ईमानदारी से तैयारी करते हैं, तो हम निश्चित रूप से सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। भले उसमें थोड़ा देरी हो जाए, लेकिन सफलता निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। और मैं बता दूं, दूसरी गलती जो है छात्र ये करते हैं कि जो पढ़ाई का तरीका है इलाहाबाद में देख रहा हूँ, यहाँ पे 90% बच्चे जो है गलत तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं।
जैसा कि मैंने इससे पहले भी आपको शायद एक आध बार बता चुका इसके बारे में। यहाँ पे जैसे पढ़ाई की दो पद्धति है, मैंने खुद एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है। पढ़ाई की दो पद्धति है, एक है आपकी लीनियर पद्धति और एक है आपकी चक्रीय पद्धति। तो मैं यहाँ पे ये देखने को पाया हूँ कि यहाँ पे लगभग 90% बच्चे जो है लीनियर पद्धति से पढ़ाई करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत रास्ता है। और इसी कारण से वो 10 घंटे 12 घंटे और 15 घंटे पढ़ने के बाद भी जो है उनको सफलता नहीं मिलती है। और जा कर के एक प्रकार से समझ लीजिए कि समाज में दुष्प्रचार होता है कि अरे वो तो 15 घंटे पढ़ाई कर रहे थे, 12 घंटे पढ़ाई कर रहे थे, जब उनका नहीं हुआ तो तुम 6 घंटे पढ़ते हो, 8 घंटे पढ़ते हो, तुम्हारा कैसे होगा। तो इस तरह से समाज में वो लोग एक गलत अवधारणा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अब लीनियर पद्धति क्या है, यहाँ पे मैं बता दूं कि जो 90% बच्चे पढ़ाई करते हैं वह जैसे मान लीजिए सपोज़ करिए कि जैसे वो पहले इतिहास की बुक ले लेते हैं, जैसे कि आप एस के पांडे की आप एंशिएंट ले लिए, मॉडर्न ले लिए, या मिडवल हिस्ट्री ले लिए, या इसके अलावा सौरभ चौबे की हिस्ट्री की बुक है उसको ले लिए, या एनसीईआरटी ले लिए। तो पहले वो क्या करते हैं, वो टारगेट कर लेते हैं कि मुझे पहले जो है इतिहास की बुक पढ़ करके पूरा समाप्त कर देना है। तो ऐसा करने में उनको लगभग महीने भर लग जाते हैं। उसके बाद जब वो इतिहास पढ़ लेते हैं और पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं कि मैंने तो पूरा इसको समाप्त कर लिया, और एक पॉजिटिव थिंकिंग भी आती है पढ़ने के बाद। लेकिन फिर क्या करते हैं, 1 महीने पढ़ने के बाद वो भूगोलिक किताब उठा लिए, या सपोज़ करिए भारतीय राज्य व्यवस्था उठा लिए, संविधान उठा लिए, लक्ष्मीकांत का उठा लिए, काफ़ी मोटी है, इसको पढ़ने में लगभग 1 महीने 1.5 महीने तक लग जाते हैं। तो मान लीजिए सपोज़ कि 1 महीना उसमें भी लगा दिए, फिर भूगोल की किताब उठाए, उसमें भी आपका 20 दिन 25 दिन या 1 महीने लगा दिए। ऐसे करके क्या होता है कि जब 3-4 महीने की हम जर्नी करते हैं पढ़ाई की, तो हम जहाँ पे होते हैं, जो सब्जेक्ट उसमें पढ़ रहे होते हैं, वहाँ तो जानकारी होती है ठीक ठाक, लेकिन जब पीछे मुड़ के जैसे इतिहास शुरू किए थे 3 महीने पहले, जब वहाँ हम बैक होकर देखते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल जो है सब बराबर हो जाता है। मतलब स्मृति पटल पे कुछ भी शेष नहीं बचता है, मतलब बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। वहाँ पे हिस्ट्री आपकी मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल दिमाग से उतर जाती है, भारतीय राज्य व्यवस्था बिल्कुल दिमाग से उतर जाता है। हाँ, अद्यतन जो आप पढ़ाई कर रहे होते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होती है। तो जो मेरा ये कहना है कि जो लीनियर पद्धति है ना, गाँव में आप देखे होंगे ट्रैक्टर से जुताई होती है, उसमें हेंगी लगी होती है, तो आगे आगे ट्रैक्टर जुताई करता है, हल चलता है, पीछे से हेंगी जो है बराबर करती जाती है, मतलब मिटाती जाती है। तो लीनियर पद्धति में यही होता है, हम जो कुछ भी पढ़ते जाते हैं वो पीछे से सब बिल्कुल जो है बराबर होता जाता है, साफ होता जाता है, मतलब स्मृति पटल पे वो लेस मात्र भी नहीं बचता है। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो मेरा मानना है कि जो लोग भी लीनियर पद्धति पढ़ाई कर रहे हैं, अर्थात एक विषय को पढ़ने के बाद फिर दूसरे विषय पे मतलब लग रहे हैं, या उसको समाप्त करने के बाद तीसरे सब्जेक्ट पे लग रहे हैं, तो ये पद्धति छोड़ करके वो चक्रीय पद्धति में पढ़ाई करें। चक्रीय पद्धति में पढ़ाई करने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि उसके लिए समय सारणी का निर्माण किया जाए, समय सारणी बनाई जाए। और मेरा ये मानना है कि जो समय सारणी होती है ये सफलता की पहली सीढ़ी होती है। अगर आप समय सारणी से नहीं पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आधी सफलता तो आपकी वहीं ख़त्म हो गई, मतलब आपको जो है वो आप सफलता की सीढ़ी पे आगे फिर नहीं बढ़ पाएंगे, आपको काफ़ी दिक्कत आएगी तैयारी में। तो मेरा मानना है कि समय सारणी बनाइए, और समय सारणी जो बनाइए लीनियर पद्धति के आधार पर मत बनाइए, इसको जो है चक्रीय पद्धति के आधार पे बनाइए। चक्रीय पद्धति का मतलब कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो हर सप्ताह मतलब रिपीट होना चाहिए, उसका रिवीजन होना चाहिए। तो चक्रीय पद्धति में अगर आप ऐसे करते हैं, हर सब्जेक्ट को मतलब साप्ताहिक रूप से आप रिवाइज करते हैं, तो निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि आप हर कंटेंट से हर पाठ्य सामग्री से, जो भी पाठ्यक्रम है सिविल सेवा का या किसी भी परीक्षा का, आप उसे लगातार उससे जुड़े रहेंगे, आपका रिवीजन होता रहेगा। अब जब रिवीजन होगा तो आपकी स्मृति पटल पे वो लगातार बना रहेगा और आपकी तैयारी जो है बिल्कुल पूर्ण होगी, आप निश्चित रूप से सफल होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो मैं जो चक्रीय पद्धति का पाठ्यक्रम है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी मतलब यानी प्रतियोगी परीक्षा, कोई प्रतियोगी परीक्षा हो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो पहले आप तो अपना टारगेट निश्चित कर लीजिए कि हमको किस चीज़ की तैयारी करनी हो, उसमें अपनी क्षमता का आकलन कर लीजिए कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए
अपना टारगेट निर्धारित कर लीजिए, तो उसके हिसाब से जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अनुसार जो है अपनी जो है जो कंटेंट है, जो भी पाठ्य सामग्री है उसको जो है उसको चयनित करिए, उसको कलेक्ट करिए और उसके हिसाब से फिर अपनी समय सारणी बनाइए। और समय सारणी बनाने के लिए मैं ये कहूँगा कि आप एक दिन में यदि 12 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो आप जो है एक दिन में 3 सब्जेक्ट चूज करिए। जैसे आप इतिहास ले लीजिए, सपोज़ करिए इतिहास ले लेते हैं, उत्तर प्रदेश विशेष लेते हैं और हिस्ट्री ले लेते हैं। और एक मान लीजिए समसामयिकी, अगर 3-3 घंटे रखते हैं तो आप समसामयिकी भी ले सकते हैं, 4 टॉपिक रख सकते हैं, जिसमें समसामयिकी को पूरे सप्ताह भर वो लगातार कंटिन्यूअस चलेगा, उसमें कोई गैप नहीं करना है। तो जैसे मान लीजिए 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट आप ले लिए, तो सोमवार मंगलवार 2 दिन निर्धारित कर लीजिए और 2 दिन आप वही 4 सब्जेक्ट आप जो है 4 सब्जेक्ट अपना जो है पढ़ाई करेंगे। फिर जो 2 दिन अगला होगा आपका बुधवार और बृहस्पतिवार, उसमें 3 आपके अगले सब्जेक्ट होंगे जिसको आप अपने हिसाब से उसको जो है चिन्हित करेंगे और समसामयिकी उसके साथ आपका मतलब वो लगा रहेगा। तो इस तरह से आप जो है 2-2 दिन का बांट करके आप जो है 4-4 सब्जेक्ट जो है सप्ताह में डिवाइड कर लेंगे। और जिससे कि आप इसको ध्यान में रखना है कि जब आप इसको डिवाइड करिए, पाठ्यक्रम को डिवाइड करिए, तो आपका पूरा पाठ्यक्रम जो है सप्ताह भर में कंप्लीट होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप इसको बांट करके आप पढ़ाई करते हैं तो आप पाएंगे कि हर सप्ताह आपको जो है हर टॉपिक हर कंटेंट जो है रिवाइज़ के लिए आपको मिल जाएंगे। और बार बार जब इसको रिवाइज़ करेंगे तो आपकी तैयारी जो है काफ़ी बेहतर हो जाएगी। इसके लिए मैं एक और सुझाव देता हूं कि चूँकि ये टेक्स्ट बुक से संभव नहीं है कि हम 2 दिन में ही पूरे पाठ्यक्रम को रिवाइज़ कर जाए। कि जैसे भूगोल है, अब भूगोल को हम चाहें कि 2 ही दिन में सोमवार मंगलवार में पूरा पढ़ डालें तो थोड़ा संभव नहीं है। तो इसके लिए आपको जो है 60 नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप जो है संक्षिप्त नोट्स बना लीजिए और नोट्स इस तरह से बनाइए कि आप 2 दिन में उसको जो है रिवाइज कर सकें। तो इसी तरह से यदि हर सब्जेक्ट का अपना 60 नोट्स बना लेते हैं, संक्षिप्त नोट्स बना लेते हैं, तो सप्ताह भर में आप जो है पूरा पाठ्यक्रम रिवाइज कर जाएंगे। और मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप किसी भी परीक्षा में, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप कभी भी असफल नहीं होंगे। जी सर, तो बहुत ही अच्छा तरीका आपने बताया। और उसके बाद सर हम बात करें, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का डाउट होता है कि जब पीसीएस की तैयारी हम करें तो बुक्स कौन सी बुक लेकर पढ़ें। जी, इसके लिए तो मैं जो नए छात्र हैं जो कि यही बिल्कुल इंटर पास करके तैयारी शुरू कर देते हैं, कुछ लोग मतलब स्नातक के बाद तैयारी शुरू करते हैं, कुछ लोग स्नातकोत्तर के बाद तैयारी शुरू करते हैं। तो जो भी प्रारंभिक रूप से सिविल सेवा की, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो आईएएस हो, या उसके अलावा अदर जितने भी कंपटीशन हैं, सबके लिए मैं यही सुझाव दूंगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए सबसे पहले वो एनसीईआरटी की बुक जो होती है आपको कक्षा 6 से लेकर 12 तक की, तो उसको अपने हिसाब से जो है सबसे पहले उसको क्रैक कर लें और उसके बाद पहले उसका गहन अध्ययन करें 3-4 बार सरसरी निगाह से, बहुत ध्यान से। ये नहीं कि बिल्कुल हमको एक एक अध्याय बिल्कुल रट के पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको आप 1 बार 2 बार सरसरी निगाह से पढ़ते जाइए और जो भी महत्वपूर्ण बिंदु जो है आपके दिमाग में आते हैं तो आप उसको मार्कर से अंडरलाइन करते जाइए, या ऊपर नीचे किताब में ही जगह होती है, आप वहाँ पे भी जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उसको आप वहाँ पर लिख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ें तो वहाँ पे आप मतलब उसका भी हो सके तो संक्षिप्त नोट्स एक कॉपी पे जो है बनाते चलें। इससे क्या होगा कि आपकी जो लेखन कला है, जो लेखन कौशल है, उसका भी विकास होगा और आगे चल करके जब आप मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होंगे तो वह लेखन कला, जो लिखने की कला है, वहाँ पे जो है उसका लाभ आपको मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं यह सुझाव देता हूँ नए छात्रों को कि वो लोग एनसीईआरटी का गहन अध्ययन करें और साथ ही साथ जो आपका एक वैकल्पिक विषय है, अपने एक वैकल्पिक विषय पे बहुत विशेष पकड़ रखिए और उसका गहन अध्ययन करिए। उसमें आप एनसीईआरटी भी रखिए, उसके बाद जो स्नातकोत्तर और स्नातक लेवल पे जो किताबें आती हैं, जो टेक्स्ट बुक आती हैं, उसका गहन अध्ययन करिए। उसमें अंडरलाइन भी करिए। ये मत डरिए कि हमारी किताब जो है गंदी हो जाएगी, तो लोग कहेंगे कि अरे किताब पे मतलब ऐसे कर रहे हैं। कुछ नहीं, उससे बिल्कुल मत घबराइए। किताब जितना उस पर आप मतलब गंदा कर सकते हैं, जितना अंडरलाइन कर सकते हैं करिए।
लेकिन पूरी किताब नहीं, उसमें जो खास बिंदु होते हैं, जो मुख्य कंटेंट होते हैं, उसको आप अंडरलाइन करिए, उसको आप जो है कह सकते हैं कि मार्कर से उसको जो है थोड़ा सा ऐसा करिए कि वो दिखाई दे, स्पष्ट रूप से दिखाई दे। और जो कॉलम ऊपर नीचे जगह है वहाँ पे उसको लिखने का अभ्यास करिए। तो इतना कर सकते हैं इसको। इसके बाद आप जो है, मैं एनसीईआरटी के अलावा मैं जैसे भूगोल है तो भूगोल के लिए एनसीईआरटी तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में जो महेश कुमार मडवाल की बुक आती है, तो मुझे लगता है कि इलाहाबाद में ही नहीं, दिल्ली में भी जो छात्र जो है कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो महेश कुमार मडवाल की बुक जो है ज़रूर रखते हैं भूगोल की। तो वो बेहतर भी है। अब तो करंट एडिशन उसका आ गया है, काफ़ी उसमें सुधार भी हुआ है, तो उसको मेरे हिसाब से ज़रूर रखना चाहिए। इसके अलावा एक भारत का भूगोल आता है पेरियार का, अरविंद कुमार के द्वारा लिखी गई है, जो कि मेरे हिसाब से तो काफ़ी बेहतर है। अगर आप पेरियार देख लेते हैं, अरविंद कुमार की भारत का भूगोल, और महेश कुमार मडवाल देख लेते हैं, और साथ ही साथ जो है दो मानचित्रावली आती है भूगोल में, एक विश्व का भूगोल मानचित्रावली आती है प्रमोद कुमार शर्मा की, और एक भारत का भूगोल मानचित्रावली, जिसमें आपको पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी का और इंडियन ज्योग्राफी का बाय मैप सारे कंटेंट आपको जो है वहाँ पे मिल जाएंगे। और जब आप देखेंगे, जब आप मैप के माध्यम से किसी चीज़ को देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो स्मृति पटल पे वो आसानी से चला जाता है, और आपके लिए भूगोल सीखना एकदम आसान हो जाएगा, और प्रतियोगी परीक्षाओं में आप भूगोल के प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। एक चीज़ और, आप जितने भी कंपटीशन देते हैं, चाहे सिविल सेवा के हों चाहे कोई भी, तो उनसे लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड भी प्रश्न आते हैं कि जो कर्क रेखा है किन देशों से गुजरती है, चाहे भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, किससे नहीं गुजरती है, तो इस संदर्भ में पूछे जाते हैं। वर्ल्ड लेवल पे भी जो कर्क रेखा है, मकर रेखा, विषुवत रेखा है, कहाँ से गुजरती है, तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए हमें एक राष्ट्रीय एटलस भी रखना होगा, क्योंकि जो प्रमोद शर्मा की बुक है उसमें लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की चर्चा नहीं की गई है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा आदि की चर्चा नहीं की गई है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमें तैयारी करने के लिए एक राष्ट्रीय एटलस भी रखना होगा, जिसमें कि हम वहाँ पे उसके माध्यम से हम लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा आदि के परिप्रेक्ष्य में जो है हम विभिन्न देशों की स्थितियों या विभिन्न राज्यों की स्थितियों को हम जो है देख पाएंगे। और इतना अगर हम भूगोल में देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप भूगोल में 100% क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से और भी सब्जेक्ट हैं, जैसे साइंस के लिए तो मुझे लगता है कि आप एक विवास पनोरमा की जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी आती है उसको देख सकते हैं। इसके अलावा लुसेंट की जो सामान्य विज्ञान की बुक आती है उसको रखिए, और आप जो है आपको विवास पनोरमा की जो आप जो आती है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, केवल उसको रख लीजिए तो साइंस आपका वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के लिए आप परीक्षा वाणी की भी बुक देख सकते हैं, कोई एक रखिए, आप परीक्षा वाणी की रख लीजिए या लक्ष्मीकांत की रख लीजिए। तो दोनों में से कोई एक, दोनों रखने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये मानना कि आप परीक्षावाणी भी देख लेते हैं तो जितना लक्ष्मीकांत करके करेंगे उतना ही जो है परीक्षावाणी की बुक भी, जो भारतीय संविधान है या भारतीय राज्य व्यवस्था है, तो उसको भी पढ़ के आप उतना मतलब कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो कोई उसमें एक रखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप दोनों रखिए। लक्ष्मीकांत काफ़ी मोटी भी है, लोगों को पढ़ने में दिक्कत भी होती है। फिर भी अगर समय है, जैसे आप बीए में ही अभी एडमिशन लिए हैं और आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप लक्ष्मीकांत को भी गहन अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन जो लोग काफ़ी समय गुजार चुके हैं तैयारी में, तो उनके लिए मैं यही सलाह दूंगा कि वो परीक्षा वाणी की जो बौद्धिक प्रकाशन की जो बुक आती है भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, उसको देख लें। इसके अलावा और जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में चूँकि आप देखेंगे, आप जब पीसीएस में चाहे आईएएस में जो प्रश्न आते हैं प्री में, तो एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि 60% जो प्रश्न आते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, और जो मिडुअल होता है, मिडुअल का क्षेत्र होता है या जो एंशिएंट हिस्ट्री है, यहाँ से लगभग 20% जो है, मतलब 20% मान लीजिए यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है मॉडर्न हिस्ट्री पे, और इसके लिए मैं सलाह दूंगा कि आप जो एसके पांडे की बुक आती है उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सौरभ चौबे की एक बुक आती है मॉडर्न हिस्ट्री की, आप उसको ले लीजिए। तो उसमें से कोई एक गहन अध्ययन कर लीजिए, तो आपका हमें लगता है कि वो 100% आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और एंशिएंट और मिडुअल के लिए मैं सलाह दूंगा कि जो एनसीईआरटी की और पुरानी बुक मिल जाए,
एनसीईआरटी अगर पुरानी बुक मिल जाती है तो आप उसका अध्ययन कर लीजिए। और साथ में जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है तो उसमें आप उसको आपको रखना पड़ेगा। आपका भूगोल का भी उसको लेना पड़ेगा, भारतीय संविधान का लेना पड़ेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का लेना पड़ेगा, साइंस का लेना पड़ेगा, राज्य विशेष का भी आता है, और पारिस्थितिकी पर्यावरण। तो जितने भी पूर्वावलोकन आते हैं घटना चक्र, तो लास्ट में उसको आप जो है उसको अगर देख लेते हैं, मतलब किताब पढ़ने के बाद, ये सारी किताबें पढ़ने के बाद उसको देख लेते हैं और समसामयिकी अपना तैयार रखते हैं, तो आपका 70% कवर हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ और पुस्तकें मैं जो है लोगों को पढ़ने के लिए बताता हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश से भी प्रदेश विशेष से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5-6 क्वेश्चन होते हैं, तो उसके लिए घटना चक्र का उत्तर प्रदेश विशेष आता है, आप लोग उसका अध्ययन करिए। और केवल उसी को ले लेंगे तो 100% आपको जो है जो उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन आते हैं आपको वहीं से जो है पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा 5 से लेकर 10 क्वेश्चन जो है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से आते हैं। तो इसके लिए मैं जो बुक बताता हूँ वो परीक्षा वाणी की आती, बौद्धिक प्रकाशन की पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण करके बुक आती है। अगर उसको आप लोग देख लेते हैं अच्छे से, एक बार बढ़िया से देख लेते हैं, तो मुझे लगता है कि 100% क्वेश्चन आप लोगों को जो है पारिस्थितिकी और पर्यावरण जो भी होते हैं, वैसे भी तो वही ईजी होते हैं। अगर तैयारी करने वाला छात्र है तो उसको आसानी से हल कर लेता है, हमें कोई बहुत दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा जो भारतीय जनगणना है, जो जनगणना से भी क्वेश्चन आपके जो है जनगणना और नगरीकरण, इससे भी जो है 5-6 क्वेश्चन पूछ लिए, कभी कभी ज़्यादा भी आ जाता, कभी 10-10 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसके लिए मतलब जनसंख्या और नगरीकरण की एक बुक आती है जो कि बहुत पतली है और एक दिन में मुझे लगता है पढ़ के उसको समाप्त किया जा सकता है। तो वही परीक्षा वाणी की मैं लोगों को बोलता हूँ कि आती तो और भी है, घटना चक्र की भी आती है, परीक्षा मंथन की भी आती है, लेकिन जो बौद्धिक प्रकाशन की जनसंख्या और नगरीकरण की पुस्तक है वह अपने आप में पूर्ण है। अगर उसको आप लोग बेहतर तरीके से देख लेते हैं तो आप 100% वहाँ से जो है क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से इसको देख लीजिए। कृषि प्रौद्योगिकी से जो क्वेश्चन आते हैं, परीक्षा वाणी की कृषि प्रौद्योगिकी की बुक आती है, उसको आप लोग रख लीजिए। और ये सारी बुक अगर आप पढ़ लेते हैं और साथ में जो घटना चक्र की जितने पूर्वावलोकन है और परीक्षा से 1 महीने पहले अगर उसका अध्ययन कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि फिर कोई जो है आपको परीक्षा से रोक नहीं सकता। आप निश्चित रूप से सफल होंगे, आपको सफलता मिलेगी और 100+ आसानी से आप जो है कर ले जाएंगे और प्री पास करना तो एकदम आसान हो जाएगा। और इस तरह से जब आप गहन अध्ययन कर लेंगे तो मेंस में भी आपको जो है इससे काफ़ी सहूलियत मिलेगी, आप मेंस में भी अच्छा कर पाएंगे और अंतिम रूप से जो है आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो सर जो आपने ये सारी बुक्स बताई अभी, तो ये सारी बुक्स प्रीलिम्स का जो भी एग्जाम होता है तो उसमें तो हेल्प करती हैं, साथ साथ मेंस का जो एग्जाम होगा उसमें भी हेल्प करेंगे? जी, आप मैं बता दूं, अब तो चूँकि प्री में पहले मेंस जो होता था प्री के बाद, तो उसमें जो 2 पेपर होते थे जीएस के ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ करते थे, तो वहाँ पे तो मामला कुछ और था, उसमें लिखना नहीं था बिल्कुल प्री की तरह, उसमें भी बस गोला काला करना था। लेकिन अब जो है चूँकि अब यहाँ पे मेंस में जो है जीएस के 4 पेपर अनिवार्य कर दिए गए हैं। अगर इथिक्स को निकाल दिया जाए तो 3 पेपर जो आपके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बिल्कुल ही जीएस के ही पेपर हैं, टोटल शुद्ध जीएस है। और आप जो प्री में तैयारी कर रहे हैं, अगर यहाँ पे गहन अध्ययन कर रहे हैं, बिल्कुल विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको मेंस में काफ़ी सहूलियत मिलेगी और आप मेंस में जो तीनों जीएस के पेपर हैं यहाँ पे बहुत ही बेहतर कर पाएंगे और 100+ इसमें जो है आसानी से नंबर आप प्राप्त कर सकेंगे। एथिक्स के लिए कौन से बुक्स पढ़नी चाहिए? एथिक्स के लिए तो मैं सलाह देता हूँ कि एक लेक्सिकॉन की बुक आती है जो कि अब तक मुझे सबसे सुपर लगी। अगर लेक्सिकॉन की बुक देख लेते हैं तो मुझे लगता है वो पीसीएस के लिए और आईएएस के लिए, दोनों के लिए अपने आप में पूर्ण है। केवल एक बुक मैं उसी को बोलता हूँ कि उसको आप पढ़िए और उसका नोट्स बना लीजिए। और साथ ही साथ में एक धर्मेंद्र कुमार सिंह का नोट्स आता है पतंजलि का एथिक्स के लिए, अगर वो नोट्स मिल जाए या उनके एंटायर वीडियो अगर मिल जाए तो आप एथिक्स जो है बेहतर कर पाएंगे और 100+ उसमें स्कोर जो है आसानी से कर लेंगे। तो लेक्सिकॉन पढ़िए, धर्मेंद्र सर का जो नोट्स है पतंजलि का आप उसको देख सकते हैं, तो आपका एथिक्स का आसानी से और बहुत बेहतर हो जाएगा। सर बहुत सारे छात्रों को आज के टाइम में करंट अफेयर चूज करने में काफ़ी दिक्कत होती है कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, कौन सा मैगजीन पढ़ें, कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ें, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। अब हकीकत तो मैं बता दूं, मैं तो न्यूज़पेपर अपने लाइफ में मतलब बहुत कम उसको महत्व दिया,
लेकिन चूँकि मैं शुरू में बताया ना कि मैं शुरू में ही नौकरी पा गया और ये मेरी 5वीं नौकरी है। अभी जो मुझे PCS 2021 में सफलता मिली है, ये मेरी 5वीं नौकरी है। मैं कभी बैठा नहीं रहा, मतलब मेरा एजुकेशन जैसे ही पूर्ण हुआ मुझे तुरंत नौकरी मिल गई और मैं काफ़ी लंबे समय से नौकरी कर रहा हूँ। मतलब मैं असफल नहीं रहा, बस थोड़ी सी मतलब ये कहिए कि सिविल सेवा में देर से सफलता मिली। कारण यह रहा कि चूँकि मैं मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता था, तो मेरी पहली प्राथमिकता थी कि मुझे सबसे पहले नौकरी मिल जाए, छोटी बड़ी से मतलब नहीं था। तो मैं शुरू में ही एक समूह ग की नौकरी ज्वाइन कर लिया था, जिस कारण से मुझे नौकरी करनी पड़ी और साथ ही साथ मुझे जो है तैयारी भी करनी पड़ी। तो फिर भी मैं हार नहीं, पहली बात कि मैं बहुत ज़िद्दी टाइप का आदमी हूँ। मैं कभी हार नहीं माना और ना ही कभी मतलब अपने दिमाग में कभी नेगेटिव थिंकिंग नहीं आने दिया। और मुझे लगता है कि मेरे जीवन में जो सफलता मुझे मिली है, यही कारण है कि मैं कभी निगेटिव नहीं सोचा, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखा और कभी यह विचार ही नहीं आने दिया कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। मैं तो आज भी कहता हूँ कि मैं आज भी ये PCS की नौकरी छोड़ के फिर मैं नई नौकरी जब चाहूँ ले लूँगा, इतनी क्षमता जो है मेरे अंदर है। तो पहली बार जो नकारात्मकता है वो दिमाग से निकाल दीजिए और उसके बाद जो है आप खूब अच्छे से मेहनत करिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि मतलब 100% सफलता जो है इसमें आपको मिलेगी। करंट अफेयर पे बात कर रहे थे कि कौन सा पढ़ना चाहिए सर? करंट अफेयर्स में तो सबसे बड़ी बात कि आप कोई भी एक मैगज़ीन ले सकते हैं, आप PD ले सकते हैं, आप क्रॉनिकल में देखिए, अगर सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो क्रॉनिकल में आप जो है जो थोड़ा मोटी आती है आप उसको लीजिए। उसमें 2 आती है, एक वनडे एग्ज़ाम के लिए आती है और एक सिविल सेवा के लिए आती है। तो जो वनडे एग्ज़ाम के लिए थोड़ा पतली होती है तो उसमें वही चीज़ होती है लेकिन 60 में होती है, थोड़ा उसमें कंटेंट थोड़ा कम होते हैं और वो सस्ती भी होती है। तो आप अगर सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्रॉनिकल मोटिवाई लीजिए या PD लीजिए, या इस समय तो अब घटना चक्र ने भी शुरू कर दिया है, तो घटना चक्र की आप जो समसामयिकी मासिक पत्रिका आ रही है आप उसका अध्ययन करिए। और इसके अलावा मैं लोगों को इस सलाह देता हूँ कि एक आपका जो है और भी कई पत्रिकाएं आती हैं तो मतलब समसामयिकी के लिए, तो उसका भी अध्ययन जो है आप कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे डिकोड एग्ज़ाम वाले भी समसामयिकी का यूट्यूब पे चलाते हैं। एक आज़ाद IAS एकेडमी चलती है जो वो भी जो है सिविल सेवा के लिए, उनका इंटायर वीडियो आता है समसामयिकी के लिए, तो आप उसको भी उस इंटायर वीडियो को अगर देखते हैं तो भी काफ़ी मतलब वहाँ से हेल्प मिलेगा। साथ ही समसामयिकी के लिए मैं ये सलाह देता हूँ कि आप समसामयिकी के लिए किताब तो पढ़िए, मैगज़ीन पढ़िए, लेकिन साथ ही साथ उसको क्लासीफाइड कर लीजिए और उसका नोट्स बनाइए। अगर आप समसामयिकी का नोट्स बना लेते हैं क्लासीफाइड करके, जैसे जो पुरस्कार हैं राष्ट्रीय चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उसको 2-3 पेज पे एक जगह संग्रह कर लीजिए। जो युद्धाभ्यास हैं उनका संग्रह एक जगह कर लीजिए। जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक हैं उनका संग्रह एक जगह कर लीजिए। इसी तरह से जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं उसका संग्रह एक जगह कर लीजिए। जो विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के जो नवनिर्वाचित जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनका संग्रह एक जगह कर लीजिए। इसके अलावा जो भारत के जो राज्य हैं उनके जो राज्यपाल हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनका संग्रह कहीं एक जगह करिए। तो इस तरह से मतलब मेरे कहने का आशय ये है कि समसामयिकी के जो विभिन्न बिंदु हैं उनको क्लासीफाइड करके अपना एक जो है शार्ट नोट्स बना लीजिए और नोट्स इस प्रकार से बनाइए कि आप उसको एक दिन में 2 से 3 घंटे में रिवाइज कर सकें। तो आप ये पाएंगे कि आप समसामयिकी के जितने भी प्रश्न आते हैं PCS में या IAS में, आप 90% तक जो है अपने नोट से ही कर ले जाएंगे और ये आपके सफलता के लिए जो है महत्वपूर्ण सीढ़ी साबित होगी। जी सर। सर लास्ट में हमारे छात्रों को यदि आप कुछ मैसेज या सजेशन देना चाहें तैयारी के लिए? सजेशन तो मैं यही देना चाहूँगा, पहली बात कि कभी हार न माने, और इसके लिए मैं आप लोगों को एक शायरी बोलना चाहूँगा कि हौसला कर बुलंद इतना कि आसमां भी झुक जाए, हौसला कर बुलंद इतना कि आसमां भी झुक जाए, तू जमी तो क्या आसमां भी छू जाए, तू जमी तो क्या आसमां भी छू जाए। बस अपने हौसले को आप लोग बुलंद रखिए, अपने टारगेट के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए और माँ बाप ने जो आपके प्रति सोच रखा है, उनकी जो आकांक्षाएं हैं उनको सोचिए, उनके सपनों के बारे में सोचिए, उस पर विचार कीजिए और
उसी के अनुरूप जो है आप कठिन परिश्रम करिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप 100% जो है सफल होंगे और जो माँ बाप की जो उम्मीदें हैं उस पर आप जो है कायम होंगे, उसको आप सिद्ध कर सकेंगे। तो इसी के साथ जो है मैं जो है आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है मुझसे प्रभावित होंगे, मुझसे प्रेरणा ग्रहण करेंगे और आप लोग जो है मन से तैयारी करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। अपना बहुत ही कीमती समय देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो दोस्तों आप लोग भी इसी तरीके जो है तैयारी करते रहिए। इसी तरीके की हम और भी वीडियोज आप लोग के लिए लाते रहेंगे ताकि आप लोग के भी इससे कुछ जानने और सीखने का मौका मिलता है। तो दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।